आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलेरिया। क्या है? फाइलेरिया, जिसको आप कॉमनली एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव। एलिफेंटिएसिस एक कॉमन वर्ड है और मेडिकल टर्म में उसको बोला जाता है फाइलेरिया। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि फाइलेरिया है क्या, कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कौन से होता है, किसके माध्यम से होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है या फिर डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो फाइलेरिया के बारे में सब कुछ एक एक करके हम जानेंगे यहाँ पे। तो फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। देखिए पैरासाइट्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको पैरासाइटोलॉजी में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा था। बट यहाँ पे मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीवन को जीने के लिए या अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये बात पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स के टाइप्स क्या होते हैं, एबीसीडी जो भी है वो मैं ऑलरेडी आपको पैरासाइटोलॉजी में बता चुका हूँ। ये बहुत सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो पैरासाइटिक डिजीज है फाइलेरिया, ये बेसिकली निमेटोड्स पैरासाइट्स हैं। अब ये निमेटोड्स पैरासाइट्स क्या है, प्रोटोजोन पैरासाइट्स क्या है, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये क्या है? एक निमेटोड्स पैरासाइट्स। ये देखिए मैंने लिख रखा है, क्या है? निमेटोड्स पैरासाइट। फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया एक निमेटोड पैरासाइटिक डिजीज है। अब निमेटोड पैरासाइटिक डिजीज का मतलब है कि फाइलेरिया निमेटोड्स के द्वारा कॉज्ड होता है। अब ये निमेटोड एक फाइलम होता है जिसके अंदर ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर टिश्यू लेवल पे डेवलप्ड हो। किस लेवल पे? टिश्यू लेवल पे। जैसे बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है, प्रोकैरियोटिक सेलुलर लेवल पे होती है। प्रोटोजोन की जो बॉडी डेवलपमेंट होती है वो किस पे होती है? वो सेलुलर लेवल पे होती है। और हमारी आपकी जो बॉडी है वो किस लेवल पे है? वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। ऐसे ही ये जो निमेटोड्स होते हैं इनकी बॉडी कैसे होती है? टिश्यू लेवल पे डेवलप होती है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है। कैसी होती है? इलोंगेटेड। ये लंबे 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 पतले पतले लंबे लंबे इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होती है, मतलब बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं विदाउट सेगमेंट। ऐसा नहीं कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सेगमेंट नहीं होता, इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और इसमें इंटरनल कैनाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? इंटरनल कैनाल, इंटरनल स्पेस पाए जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये फाइलेरिया क्या है। फाइलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो निमेटोड पैरासाइट से होता है। अब ये कौन सा पैरासाइट है निमेटोड के? नॉर्मली जो फाइलेरिया होता है निमेटोड्स का एक पैरासाइट्स होता है, वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं उसके। क्या बोलते हैं? वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी। किस क्या है? वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये एक निमेटोड पैरासाइट्स है। क्या है? निमेटोड्स पैरासाइट्स। क्या है? निमेटोड्स पैरासाइट्स वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसी वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा नॉर्मली फाइलेरिया होता है। जब आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि फाइलेरिया के लिए कौन सा पैरासाइट्स रिस्पॉन्सिबल है एक मल्टीपल चॉइस में, तो अगर आपको वहां पे वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी दिया गया है तो आप यही ऑप्शन लाएंगे। अब सिर्फ वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी से ही नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और पैरासाइट्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब ट्रांसमिशन की बात कर ले कि ये फाइलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता कैसे है। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, मैं आपको पहले बताया कि पैरासाइट्स हमेशा किसी दूसरे जीव पे रहते हैं, दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं। तो ये जो वाउसेरिया बैंक्रॉफ्टी है या जो निमेटोड्स पैरासाइट्स होते हैं, इनके दो होस्ट होते हैं। एक प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट में मॉस्किटो हो सकता है या फिर फ्लाई हो सकता है। अब ये प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं? तो नॉर्मली प्राइमरी होस्ट उस होस्ट को कहते हैं जहां पर पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज गुजरता है, और इंटरमीडिएट स्टेज उस स्टेज को कहते हैं जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मैच्योरेशन का स्टेज गुजरता है, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। ये तो क्लियर हो गया। तो इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो मॉस्किटो या फ्लाइज के माध्यम से होता है। कैसे होता है? मॉस्किटो या फ्लाइज के माध्यम से।
अब अलग अलग फ्लाइज, अलग अलग मॉस्किटोज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इनके ट्रांसमिशंस के लिए। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन, अगर हम आपको फाइलेरिया डिजीज की स्टडी की बात करें तो फाइलेरिया डिजीज को स्टडी करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं फाइलेरिया जो डिजीज है उसके साइट ऑफ इंफेक्शन के आधार पे फाइलेरिया को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी है लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, दूसरा कैटेगरी है सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सीरस कैविटी फाइलेरियसिस। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब फाइलेरिया का पैरासाइट्स लिम्फ नोड को या लिम्फ सिस्टम को प्रभावित करता है तो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और जब ये पैरासाइट्स सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस, और जब ये पैरासाइट्स सीरस कैविटी में इंफेक्शंस क्रिएट करता है तो उसको बोला जाता है सीरस कैविटी फाइलेरियसिस। ठीक है, अब ये जो निमेटोड्स पैरासाइट्स हैं, 8 अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं जो फाइलेरिया कॉज करते हैं। इसमें से 3 लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 3 ही सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 2 सीरस फाइलेरियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट्स होते हैं वो कौन से हैं? वुसेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, अब वुसेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो ट्रांसमिशन होता है वो एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो और एनाफिलीज मॉस्किटो, दैट मीन्स जो वुसेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो बेसिकली मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, और उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो अगर आपको कभी ऑप्शन दिया जाए तो वहां पे क्यूलेक्स आप क्लिक करेंगे, राइट। दूसरा जो निमेटोड्स पैरासाइट्स होता है वो होता है ब्रूजिया मलाई। ब्रूजिया मलाई भी एक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कॉज करने वाला निमेटोड्स है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मैंसोनिया फ्लाई होती है। ये एक मैंसोनिया फ्लाई होती है, मैंसोनिया फ्लाई के द्वारा पैरासाइट्स का ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा ब्रूजिया टिमोरी होता है, और ब्रूजिया टिमोरी का भी जो ट्रांसमिशन होता है वो मैंसोनिया फ्लाई के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 निमेटोड्स पैरासाइट्स हैं जो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस। अब ये जो सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस होता है उसके लिए कौन से निमेटोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल निमेटोड्स होते हैं मांसोनेला स्ट्रेप्टोसेरिसा। क्या है? मांसोनेला स्ट्रेप्टोसेरिसा और ऑन्कोसेरा वाल्वुलस। ये 2 बेसिक निमेटोड्स पैरासाइट्स हैं जो सबक्यूटेनियस फाइलेरियसिस कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ और पैरासाइट्स भी होते हैं, और इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो मिड्स द्वारा होता है। अब ये मिड्स एक फ्लाई एक तरह की होती है, और ये क्या है? एक ब्लैक फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। दैट मीन्स ऑन्सिनेला वॉल्वुलस जो होता है वो ब्लैक फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और जो मांसोनेला स्ट्रेप्टोसेरिसा है वो मिड्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये तो हो गए वो सारे के सारे पैरासाइट्स जो फाइलेरिया कॉज करते हैं बॉडी की अलग अलग लोकेशन पे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये इनकी लाइफ साइकिल्स क्या होती है, ये सर्वाइव कैसे करते हैं, इनका लाइफ साइकिल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी लाइफ साइकिल की तरफ मूव करते हैं। जो निमेटोड्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल्स होती है कुछ वो इस तरह से होती है। इनमें जो बॉडी होती है, मेल और फीमेल 2 अलग अलग बॉडी होती है। क्या होती है? मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडीज होती हैं, राइट। जो फीमेल बॉडी होती है वो मेल की अपेक्षा बड़ी होती है, लगभग 2 गुना होती है, 2 टाइम देन मेल्स। इसकी जो साइज होती है निमेटोड्स पैरासाइट्स की या फिर ये फाइलेरिया पैरासाइट्स की जो साइज होती है एडल्ट बॉडी की वो 175 टू 350 माइक्रोमीटर की होती है, राइट। अब ये जो एडल्ट वर्म होते हैं जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बाद एक प्रोटेक्टेड
सीथ माइक्रोफाइलेरी फेच आउट करते हैं। क्या फेच आउट करते हैं? माइक्रोफाइलेरी। अब ये माइक्रोफाइलेरी प्राइमरी होस्ट में ब्लड में भी सर्कुलेट कर सकते रहते हैं और लिम्फ नोड्स में भी सर्कुलेट करते रहते हैं या लिम्फ सिस्टम में भी सर्कुलेट करते रहते हैं। जब कभी कोई मॉस्किटो या फ्लाइज ऐसे किसी व्यक्ति को बाइट करता है जिनके ब्लड में, स्किन में ये माइक्रोफाइलेरी सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो उस बाइट के दौरान जब वो ब्लड को या न्यूट्रिएंट्स को सक करता है, डाइट को सक करता है, तो ये माइक्रोफाइलेरी भी उसके अंदर चले जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, ये जो माइक्रोफाइलेरी है जब मॉस्किटो या फ्लाई के गट्स में जाता है तो इसकी जो आउटर प्रोटेक्टेड सीथ है, ये सीथ क्या होती है? डैमेज हो जाती है। क्या होती है? ये सीथ क्या होती है? डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने के बाद एक L1 लार्वी बनाती है। क्या बनाते हैं? L1 लार्वी। और ये L1 लार्वी ग्रो करके L3 लार्वी बनाता है। क्या बनाता है? L3 लार्वी। तो ये जो L1 और L3 लार्वी होता है, ये मॉस्किटो के अंदर या फ्लाई के अंदर होता है। उसके बाद जब अगेन ये इन्फेक्टेड फ्लाई किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करती है, तो क्या होता है कि ये जो L3 लार्वा है वो उसके बाइट के साथ ह्यूमन स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है। कहां पे पेनिट्रेट होती है? स्किन में। और जब ये स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है तो लगभग ये यहाँ पे 1 साल तक अपने आप को अलग अलग स्टेज में डेवलप करती है, अपने आप को वहां पे सरवाइव कराती है और फिर जाके एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडल्ट वर्म में। और एडल्ट वर्म फिर वही प्रोसेस करते हैं, फिर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर माइक्रोफाइलेरी रिलीज करते हैं, फिर माइक्रोफाइलेरी मॉस्किटो या फ्लाइज में जाता है और फिर वो L1 और L3 प्रोसेस में होता है, फिर अगेन हेल्दी व्यक्ति को वो बाइट करके हेल्दी व्यक्ति के अंदर डाला जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल्स होती है निमेटोड्स के या कह सकते हैं फाइलेरिया पैरासाइट्स की। अब इसमें से अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है और डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सी है, तो माइक्रोफाइलेरी जो होती है, ये माइक्रोफाइलेरी जो होता है वो होता है डायग्नोस्टिक स्टेज। क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइलेरिया का डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सा है, फाइलेरिया पैरासाइट्स का डायग्नोस्टिक स्टेज कौन सा है, तो वो है माइक्रोफाइलेरी। और इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? इन्फेक्टिव स्टेज है L3 लार्वी। कौन सा है? L3 लार्वी। दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द पैरासाइट्स, राइट? दैट्स ऑल। ये हुआ क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। किसकी बात करते हैं? सिम्टम्स की, लक्षण की। तो फाइलेरिया जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सिम्टम्स होता है वो बेसिक सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है फीवर। और जो दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है फाइलेरिया का वो होता है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस मतलब हाथी पांव। होता क्या है, जब ह्यूमन बॉडी प्रभावित होती है तो ये सबसे पहले लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स, अब बॉडी के अलग अलग पार्ट में लिम्फ नोड होते हैं, सीएनएस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जगह पे क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये वहां पे जाकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। और जब ये लिम्फ नोड को ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं तो जो लोअर लिम्स होता है, लोअर लिम्स के जो लिम्फ फ्लूइड होते हैं जिनको ऊपर जाकर यहाँ पे ब्लड में मिलना था, ये ऊपर जाकर के ऊपर नहीं जा पाते। दैट मीन्स यहाँ पे नहीं निकल पाते, क्रॉस नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। अब ब्लॉकेज क्रिएट होने के कारण लिम्फ फ्लूइड यहाँ होल्ड होता जाता है, रुकता जाता है। और रुकते रुकते एक समय ऐसा आता है ये पूरा जो पैर होता है, जो लेग्स होते हैं, उसमें पूरा हैवी स्वेलिंग आ जाती है। क्या हो जाती है? हैवी स्वेलिंग आ जाती है। और इसी कंडीशंस को बोला जाता है एलिफेंटिएसिस। तो दिस इज द बेसिक सिम्टम ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया या कह सकते हैं फाइलेरिया। ठीक है, तो सिम्टम क्या हुआ? फीवर हुआ और एलिफेंटिएसिस हुआ। डायग्नोसिस, इसकी जांच कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि फाइलेरिया हुआ है? तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक पीबीएस होता है, पेरीफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन। पेरीफेरल ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, आप होल ब्लड, ईडीटीए ब्लड या फिंगर प्रिक करके आप एक स्लाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लास स्लाइड पे एक स्लाइड बनाते हैं। लेकिन इसके सैंपल को तब लिया जाता है जब ये जो फाइलेरिया के पैरासाइट्स है, जो माइक्रोफाइलेरी है, वो मील के लिए ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हो।
तो नॉर्मली जो माइक्रोफाइलेरी है वो रात के समय ही फीडिंग के लिए ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर नाइट में सैंपल लिया जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है माइक्रोफाइलेरी को फाइंड आउट करने का, क्योंकि जो माइक्रोफाइलेरी के पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत हैवी नंबर में नहीं होते बॉडी में। ऐसा नहीं कि मिलियंस आप में पड़े हुए हैं, आप कोई भी कहीं से भी ब्लड निकालोगे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो नाइट सैंपलिंग बेस्ट होता है, क्योंकि नाइट में जो माइक्रोफाइलेरी होता है वो फीडिंग के लिए ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। तो नाइट का सैंपल लेकर के होल ब्लड ले सकते हैं या फिर फिंगर प्रिक करके स्लाइड बना सकते हैं। स्लाइड बनाने के बाद एक टंग शेप की थिन स्लाइड और थिक स्लाइड बनाएंगे। थिन स्लाइड जो होती है वो टंग शेप होती है और थिन स्लाइड जो होती है ओवल शेप होती है, ठीक है, थिक स्लाइड। तो एक थिक और एक थिन स्लाइड बनाएंगे और दोनों को स्टैंड कर लेंगे। स्टैंड के लिए जिम्सा स्टैंड उपयोग कर सकते हैं या लिस्मैन उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्टैंड कर सकते हैं। और स्टैंडिंग करने के बाद आप इसको माइक्रोस्कोपिक करेंगे, माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोप में क्या फाइंड आउट होगा आपको? माइक्रोफाइलेरी। तो माइक्रोफाइलेरी को पैरासाइट्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर माइक्रोफाइलेरी पैरासाइट्स फाइंड आउट होता है तो फाइलेरिया है, नहीं होता तो नहीं है, या जरूरी नहीं कि फाइंड आउट हो रहा है तो ही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर माइक्रोफाइलेरी माइक्रोस्कोपिक करते हैं तो माइक्रोफाइलेरी दिखाई देता है उस पेशेंट में जिसको फाइलेरिया हुआ होता है। दूसरी जो जांच होती है वो होती है सीबीसी करेंगे। सीबीसी एक कॉमन टेस्ट होती है, रूटीन टेस्ट होती है, रूटीन हेल्थ टेस्ट होती है। अब अगर किसी को फाइलेरिसिस हुआ होगा तो उसको एनीमिक कंडीशंस हो जाता है, और एनीमिक कंडीशंस फाइंड आउट होगा सीबीसी की रिपोर्ट में। और क्योंकि फाइलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे बुसेरिया बैंक्रॉप्टी हो गया या जो भी निमेटोड्स पैरासाइट्स हैं वो ब्लड में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनका स्मेयर में फाइंड आउट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक उपयोग होती है पीसीआर। क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बोलते हैं। तो पीसीआर कराया जाता है और पीसीआर में माइक्रोफाइलेरी एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। क्या डिटेक्ट किया जाता है? माइक्रोफाइलेरी एंटीजन। और अगर पीसीआर से माइक्रोफाइलेरी एंटीजन डिटेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या है? फाइलेरिया हुआ है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है माइक्रोफाइलेरिया का डायग्नोसिस करने के लिए। ये रहा माइक्रोफाइलेरिया या फिर फाइलेरिया डिजीज। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आपके पास है तो आप बता सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।